चलिए दोस्तों, इन्वायरमेंट के बाद अब थोड़ा हम लोग करंट अफेयर्स पे एक बार नज़र डालते हैं। तो ये मेरे पास जो बुक है ये दृष्टि की घटना चक्र है, आप लोग ले लीजिएगा, काफ़ी अच्छी किताब है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग का पहला टॉपिक आज अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से शुरू करेंगे। तो पहला है आपका COP28। ये आपको पता ही होगा, ये हुआ था आपका दुबई में और इसकी अध्यक्षता की थी सुल्तान अहमद अल जबीर ने। तो इसमें जो जो बात हुई थी वो था कि पहले ग्रीन हाउस का उत्सर्जन जो है, ग्रीन हाउस गैसेस का है, 2019 की तुलना में 2030 तक 43% तक कटौती करनी है। और फिर रिन्यूएबल एनर्जी जो है, नवीकरणीय ऊर्जा, उसको 3 गुना बढ़ाना है। 11,000 गीगावाट मिनिमम पहुंचाना है। और लॉस एंड डैमेज फंड जिसकी बात हुई थी तो COP27 में, उसको इन्होंने एक तरह से वो कर दिया है, कंफर्म कर दिया है कि बनेगा। और इसमें एक ग्लोबल कूलिंग प्लेज लिया गया है जो कि 66 सरकारों ने मिलकर लिया है। 2050 तक 68% तक ये लोग कटौती कर देंगे अपने। मैं थोड़ा मेन पॉइंट्स बता रहा हूँ, आप लोग धीरे धीरे और देख लीजिएगा। एक हुआ था ग्लोबल रिवर सिटीज़ अलायंस, जो कि 11 देशों के बीच में हुआ था, जिसमें इंडिया भी भागीदार था। इसमें एक बता रहा है कि यूएई में COP28 में एकल सैटेलाइट ऊर्जा संयंत्र यानी एक पावर प्रोजेक्ट का वो किया गया था, इनॉग्रेशन किया गया था, जो 2 गीगावाट का है। अगला COP29 आपका अजरबैजान बाकू में होगा। और फिर COP30 जो है आपका, ये होगा आपका ब्राज़ील में। एक COP5 है मिनामाटा डिक्लेरेशन वाला, ये भी हुआ था। ये हुआ था आपका क्लाउडियो डिमित्री में की गई थी, जो रोमानिया देश में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्लोबल पार्टनरशिप अलायंस हुआ था एआई पे। इसको GPAI सम्मेलन 2023 बोलते हैं। इसका पहला सम्मेलन 3 से 4 दिसंबर 2020 कनाडा में हुआ था, दूसरा पेरिस में, ये तीसरा टोक्यो में हुआ था। इसका मेन पॉइंट है कि मिनिस्ट्रियल लेवल पे ये सभी सदस्य शामिल हुए थे इसमें। खैर इसमें कोई खास टॉपिक है नहीं, तो हम लोग इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यह है अगला टॉपिक है प्रथम वैश्विक एआई सुरक्षा सम्मेलन यानी फर्स्ट एआई सिक्योरिटी समिट। ये यूके में हुआ था। भारत सहित 28 देशों ने इसमें हिस्सा लिया था। इस घोषणा पत्र को ब्लेचले डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। ये एआई के द्वारा जो जोखिम उठ रहे हैं, जैसे कि डीप फेक और ये सब का वीडियो, तो इस पे आपका बचाव करने के लिए उठ रहा है। और इसी शिखर सम्मेलन में यूके में फर्स्ट एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट भी लॉन्च किया गया है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। इसमें ही बचा ही हुआ है अभी। देख लीजिएगा, कोई खास नहीं है इसमें। एक 3 बेसिन समिट हुआ था या फिर ब्राज़ील समिट इसको बोलते हैं, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। ये होता है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो देश हैं, उनके बीच में जो देश आते हैं वो आपस में शामिल होते हैं, उन्होंने किया था। बढ़ते हैं जी अपने G77 समिट पे। ये G77 समिट आपका होता है विकासशील देशों का, यानी फिर जो उभरती हुई इकोनॉमी है, जिसमें इंडिया, चाइना, ये लोग भी आ जाते हैं।
यह हुआ था क्यूबा में। इसकी अध्यक्षता की थी क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कैनेल ने। इसकी थीम थी विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार, यानी साइंस, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, कल्चरल डेवलपमेंट चैलेंज, द रोल ऑफ साइंस, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। बढ़ते हैं 18 G20 शिखर सम्मेलन। ये भारत में ही हुआ था, भारत मंडपम प्रगति मैदान में। काफ़ी इसके लिए सजा था पूरा भारत। और इसमें साथ यूपी वालों को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें यूपी के भी 4 शहरों में हुआ था, लखनऊ, बनारस, आगरा और ग्रेटर नोएडा में। टोटल 60 शहरों में लगभग 200 बैठकें हुई हैं। भारत ने अतिथि देश में बुलाए थे बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, स्पेन और यूएई को। और ये जो सर्वसम्मति से इन्होंने डिक्लेयर किया है, नई दिल्ली लीडर्स घोषणा पत्र निकाला है G20 के उस पर। और इसमें शामिल होने वाला नया देश अफ्रीकन यूनियन बन गया है, जो कि अभी मेरे ख्याल से अगली बार से भी G21 कहलाएगा। लगभग इसमें 55 देश आएंगे। और इस अफ्रीकन यूनियन की इस समय हेड है अजाली असोमानी। और इसमें एक वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का भी शुभारंभ होना है, यानी जैव ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल का अलायंस हुआ है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। सॉरी, फॉसिल फ्यूल बोल दिया। इसमें अमेरिका, ब्राज़ील, भारत 3% इनका दिया हुआ है। अब ये जो भारत और मिडिल ईस्ट यूरोप का आर्थिक गलियारा, इसके बारे में बातचीत हुई है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसकी स्थापना के लिए मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का है उसका एक वो देखा जा रहा है, जवाब देखा जा रहा है, उसका काउंटर अटैक देखा जा रहा है। इसमें 2 गलियारा बनेगा, एक पूर्वी गलियारा, एक उत्तरी गलियारा। पूर्वी गलियारा होगा भारत से लेकर अरब की खाड़ी तक, और फिर उत्तरी गलियारा होगा नॉर्दर्न कॉरिडोर। ये होगा यूरोप तक जुड़ेगा पूरा। थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत को अध्यक्षता मिली थी 1 दिसंबर से 30 नवंबर तक, 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक। इसका थीम था वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य, जो कि महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया था। ये देख लीजिएगा, पूछ सकता है कहाँ से लिया गया था। आते हैं, थोड़ा सा और टॉपिक देख लेते हैं, ऊपर बचा हुआ है। G20 के लोगों में सैफरन यानी केसरिया, सफ़ेद, हरा और नीला रंग था। इसमें कमल का फूल बना था, पृथ्वी के ऊपर से दर्शाया गया था, और लोगों के नीचे देवनागरी में भारत लिखा गया था। फिर देखिए 43वां एशियान समिट हुआ था, ये इंडोनेशिया में हुआ था। इसका थीम था एशियान मैटर्स, एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ। तब जो भी ग्रोथ के सीक्वेंस जो पूरा इसी साइड बचा हुआ है आपका, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, एशियान कंट्रीज़, क्योंकि यूरोप आपका लगभग हो चुका है ग्रोथ। तो अभी एपी सेंटर है, और जितना लोग यहाँ पे ध्यान देंगे उतना ही बढ़िया रहेगा। तो ये आपका एशियान समिट हुआ था, और इसकी अध्यक्षता ये 2023 का इंडोनेशिया में था, 2024 का ये हो जाएगा लाओ में होगा, लाओ PDR में। एक मिनट, हाँ, तो ये अगला 2024 का हो जाएगा, तो लाओ PDR में होगा। और इसकी उन्होंने थीम भी बता दी कि इन्हेंसिंग कनेक्टिविटी एंड रेजिलियंस, यानी 2024 का ही पूछा जा सकता है आपका थीम क्या होगा, इन्हेंसिंग कनेक्टिविटी एंड रेजिलियंस, याद रखेंगे हम लोग। इसमें भारत के प्रधानमंत्री भी हिस्सा लिए थे। उन्होंने अपना 18वां एशिया शिखर सम्मेलन भी उसी में साथ साथ बैठक कर ली।
और 2022 में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पे उन्होंने अपना पहला एशियन भारत सम्मेलन कर लिया था। भारत ईस्ट एशिया समिट का एक संस्थापक सदस्य है। तो इस सम्मेलन में तिमोर लेस्टे के प्रधानमंत्री पर्यवेक्षक रूप में थे, यानी ऑब्जर्वर रूप में थे। ये पूछा जा सकता है कि ईस्ट एशिया समिट में आपका कौन ऑब्जर्वर रूप में था। अब तिमोर लेस्टे में भी एक भारतीय दूतावास खुल जाएगा। अब आते हैं ब्रिक्स समिट पे। ब्रिक्स समिट इस बार साउथ अफ्रीका के पास थी। कोविड के बाद ये पहला समिट है जो फिजिकल रूप में हुआ था, बाकी सब वर्चुअल रूप में चल रहे थे उससे पहले। कोविड के बाद से जितने भी हुए थे। इस समिट में जोहान्सबर्ग सेकंड डिक्लेरेशन पे सिग्नेचर हुआ है और ब्रिक्स स्पोर्ट्स कोऑपरेशन फ्रेमवर्क के विकास हेतु खेल संघों की स्थापना की गई है। ब्रिक्स समूह के 6 नए सदस्य शामिल हुए हैं, जिसमें अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई है। अर्जेंटीना को छोड़कर बाकी पूर्णकालिक सदस्य बन जाएंगे। इस प्रकार टोटल 10 हो गए हैं। एक बार हम लोग नाम फिर से देख लेते हैं। अर्जेंटीना, इजिप्ट, ईरान, इथोपिया, यूएई और सऊदी अरब, जिसमें अर्जेंटीना भी फुल फ्लेज उसमें नहीं आया है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स स्पेस एक्सप्लोरेशन का भी गठन करने की बात की है। साथ ही साथ पारंपरिक औषधि का भंडारण की बात की है। 16वां ब्रिक्स समिट जो है रशिया में होगा, रशिया के कजान में। एक बार हम लोग थीम देख लेते हैं। इस बार का थीम क्या था ब्रिक्स का। मुख्य विषय था ब्रिक्स और अफ्रीका, यानी पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलैटरलिज्म। अब आते हैं इस SCO में, शंघाई कॉरपोरेशन में। ये हुई थी भारत की अध्यक्षता में, वर्चुअल रूप में हुई थी। इसमें कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एवं पाकिस्तान के हेड ने भाग लिया था। ऑब्जर्वर स्टेट्स में ईरान, बेलारूस और मंगोलिया थे। तुर्कमेनिस्तान को बुलाया गया था अतिथि रूप में। तुर्कमेनिस्तान SCO का सदस्य नहीं है, तो उसको अतिथि रूप में बुलाया गया था। इसमें भी एक नई न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन घोषणा पत्र अपनाया गया है। ईरान को 9वां सदस्य बना दिया गया है SCO का, ये इम्पोर्टेंट बात है। बेलारूस की SCO का कार्य 2024 में प्रस्तावित है। और अब 2024 में जो SCO है वो कजाकिस्तान में होगा। 2024 का अब आते हैं इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट में। पहला है क्रिस्टोफर मार्क लक्सन, ये न्यूजीलैंड के नए PM हैं। जो पावर में पार्टी थी लेबर पार्टी, वो हार गई। नेक्स्ट टॉपिक है डेनियल नोबा के बारे में। डेनियल नोबा जो इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति हैं। चलते हैं अगले उस पर। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री शेथा थाविनिस बन गए हैं। पराग्वे ने भी नया राष्ट्रपति चुन लिया है अपना, जिनका नाम है सैंटियागो पेना।
पाकिस्तान का इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। नेपाल में राष्ट्रपति चुनाव हुआ था 13 मार्च को, जिसमें रामचंद्र पौडेल ने शपथ ले ली थी। वियतनाम के भी राष्ट्रपति बन गए हैं नया, वो वेन थुआंग। नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति हैं बोलो अहमद अदुकेनु टिनुबू, काफ़ी कठिन नाम है। इक्वेटोरियल गिनी के हैं मैनुअल रोको बेटे। बांग्लादेश के हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। आते हैं अंतर्राष्ट्रीय आपदा यानी इंटरनेशनल डिजास्टर पे। एक आया साइक्लोन बिपरजॉय, ये आया है आपका अरब सागर में। ये 15 जून को सौराष्ट्र और कच्छ की तरफ आया था। इसका नाम बांग्लादेश वाला सुझाया गया था। फिर माउंट मेरापी फिर से फट गया है। फिर एक साइक्लोन फ्रेडी आया है, ये आया है आपका मेडागास्कर साइड। इसमें मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, मलावी और जाम्बिया जैसे देश आ गए हैं इसकी चपेट में। इस साइक्लोन फ्रेडी का नाम ऑस्ट्रेलियाई मौसम वैज्ञानिकों ने दिया है, ऑस्ट्रेलियाई मौसम ब्यूरो ने। आते हैं थोड़ा आर्थिक परिदृश्य देख लेते हैं। ये पहला टॉपिक तो खैर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा। दूसरा देख लेते हैं। 16वें वित्त आयोग का गठन हो गया है, जो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया की देखरेख में होगा। अरविंद पनगड़िया 2015 में नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष भी थे। ऋत्विक रंजन पांडे को 16वें वित्त आयोग का सचिव नियुक्त किया गया है। भारत का विदेशी ऋण का आंकड़ा जारी हुआ है, जो कि लगभग 635 बिलियन डॉलर रहा, जो कि लगभग 6.4 बिलियन डॉलर अधिक है। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। भारत का पहला 3D प्रिंटर डाकघर कहाँ है? ये बेंगलुरु में है। इसका निर्माण IIT मद्रास की तकनीकी सहयोग से लार्सन एंड टर्बो द्वारा किया गया था। अब आते हैं नेशनल हेल्थ अकाउंट्स पे। बताया गया टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो 62.6% रहा है। 62.6% से घटकर 47% रहा है। फिर आया है विदेश व्यापार नीति यानी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। इसके तहत भारतीय निर्यात को 2030 तक $2 ट्रिलियन तक ले जाने की संभावना है। इस नीति का फोकस स्कॉममेट यानी स्पेशल केमिकल ऑर्गेनिज्म मटेरियल इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी के तहत किया जाएगा। 4 नए शहर फरीदाबाद, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद और वाराणसी को निर्यात उत्कृष्ट शहर बनाया जाएगा, यानी टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस के रूप में बढ़ाया जाएगा। तो एक बार हम लोग नाम याद कर लेंगे, फरीदाबाद, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद और बनारस।